जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द डेमोक्रेसी में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भगत सिंह और गांधी जी के रिश्ते के बारे में, कि गांधी जी पे जो आरोप लगते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। अगर वे चाहते और कोशिश करते तो भगत सिंह बच सकते थे। और इसी के बारे में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं और इतिहास की इस घटना के बारे में पूरे विस्तृत से बताऊंगा। इतिहास की इस घटना को जानने के लिए हमें इसको कुछ पॉइंट्सों में बांटना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी क्यों बने। पॉइंट नंबर 2, क्या है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। नंबर 3, असेंबली बॉम्बिंग केस क्या है। नंबर 4, गांधी इरविन समझौता क्या था। नंबर 5, भगत सिंह को बचाने के लिए किसी ने क्या क्या किया। नंबर 6, भगत सिंह खुद अपने फांसी के बारे में क्या सोचते थे। पहला पॉइंट, भगत सिंह क्रांतिकारी क्यों बने। असल बात की शुरुआत होती है जब ब्रिटिश सरकार एक एक्ट पारित करती है जिसका नाम होता है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इस एक्ट के जो प्रमुख होते हैं उनका नाम होता है सिडनी रॉलेट, और उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ता है रॉलेट एक्ट। अब इस एक्ट में लिखा था कि ब्रिटिश पुलिस किसी भी क्रांतिकारी को चाहे जब अरेस्ट कर सकती है और उनको जेल में डाल सकती है, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। इसके चलते इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग में कुछ लोग इकट्ठा होकर इस कानून का विरोध कर रहे थे। विरोध कर रहे क्रांतिकारियों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी और बहुत सारे निहत्थे बेगुनाह शहीद हो गए। और इसी हत्याकांड ने भगत सिंह जी के अंदर एक क्रांति के बीज बोए और वे क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह जी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। पर 4 फरवरी 1922 को जब गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस से भिड़ गए और पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मी मर गए। इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए और वे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, जिससे क्रांतिकारियों में एक गुस्सा पनप गया और कांग्रेस कई धड़ों में बट गया और अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बना ली। जैसे कि एक पार्टी बनी थी स्वराज पार्टी, जो 1 जनवरी 1923 को बनी थी, जिसको बनाने वाले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। और कई युवा क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी संगठन से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह आते हैं, जिसका बाद में नाम बदलकर भगत सिंह जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिए। अब बात करते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था। दरअसल ये बात शुरू होती है साइमन कमीशन से, जब ब्रिटिश सरकार नवंबर 1927 को एक आयोग की घोषणा करती है जिसका नाम होता है भारतीय विधिक आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं साइमन, और उन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा साइमन कमीशन। इस कमीशन को भारत के सरकारी संस्थाओं और शिक्षा प्रसार एवं कई चीज़ों पर रिपोर्ट देनी रहती है जो भारत से संबंधित थी। इस आयोग में 7 सदस्य और सातों के सातों श्वेत मतलब अंग्रेज थे, जिससे भारतीय नाराज़ हो गए और इस आयोग का विरोध करने लगे। इसी तरीके से एक विरोध को लीड कर रहे थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी, और इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जेपी स्कॉट ने लाठीचार्ज करने के आदेश दे दिए, जिससे लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो गए और फलस्वरूप 15 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद एक प्लान बनाते हैं जेपी स्कॉट को मारने के लिए। ये प्लान दरअसल फेल हो जाता है क्योंकि इनके साथी जय गोपाल
ने जेपी स्कॉट की सही पहचान नहीं कर पाई और जेपी स्कॉट के दर पे दरअसल ये लोग सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद ये बंगाल भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसकी वजह से भगत सिंह जी को फांसी भी हुई थी। अब बात करते हैं कि सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस क्या है। दरअसल ये बात शुरू होती है 8 अप्रैल 1929 को, जब ब्रिटिश सरकार विधानसभा में 2 बिल लेकर आती है। एक बिल का नाम होता है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों का जो है मौलिक अधिकारों का हनन करती है, और एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो क्रांतिकारियों का दमन करने का एक रास्ता निकाला गया था। दोनों बिलों का विरोध करने के लिए शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने का मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि भगत सिंह जी के ही भाषा में कही जाए तो बहरी सरकार को सुनाना था तथा अपने गिरफ्तारी देकर अदालत के माध्यम से जनता को अपने विचारों को बताना था। ये लोग बम फेंककर वहीं पे खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते रहे और पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना के बाद अंग्रेज पुलिस हरकत में आ जाती है और इनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। इसी को कहते हैं असेंबली बम्बिंग केस, और उनको जेल में डालकर इन पे 2 केसेस चलाए गए, एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, एक असेंबली बम्बिंग केस। इनके साथ जेल में सही बर्ताव नहीं हो रहा था, इन लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा था और एक पॉलिटिकल नेता की तरीके से इनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा था। ये आंदोलन पे बैठ गए, 63 दिनों की भूख हड़ताल पे बैठ गए, जिसकी वजह से इनके साथी जतिन दास शहीद हो गए। इस वजह से भगत सिंह को संभालना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि भगत सिंह को ना तो जेल में संभाला जा सकता था, ना जेल के बाहर। अंग्रेज़ों के पास बस एक ही उपाय था कि इनके केसों को जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तथा 7 अक्टूबर 1930 को इनको और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा और बटुकेश्वर दत्त जी को 14 साल की काला पानी की सज़ा सुनाई गई। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता क्या था। दरअसल बात ये थी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस के व्यक्तियों द्वारा सम्मेलन में भाग न ले जाने से ब्रिटिश सरकार पूरी दबाव में थी, क्योंकि इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी की 12 मार्च को दांडी यात्रा का आह्वान, जो नमक कानून तोड़ने के लिए था, और कई भी आंदोलन, जिससे ब्रिटिश सरकार पूरी हिल गई थी और भारत को एक डोमिनियन स्टेटस मतलब अधिशासित राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो गई, जो कि इरविन ने घोषणा भी कर दिया था। लेकिन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे सभी लोग। इन सभी की वजह से जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। किसी भी तरीके से गांधी जी व कांग्रेस के नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित किया जाए। इरविन ने 25 जनवरी 1930 को गांधी जी को रिहा कर दिया और 19 फरवरी से 15 दिनों की वार्ता हुई इरविन के साथ, और फलस्वरूप एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने समझौते में आंदोलनकारियों और भगत सिंह दोनों की बात की थी। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ एक किताब के माध्यम से। गांधी इरविन समझौते में 2 कंडीशन थी, जिसमें राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव था। पहला था हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएं, और एक नीचे है भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। अब बात आती है किस किस ने क्या क्या किया भगत सिंह जी को बचाने के लिए। गांधी जी खुद 18 फरवरी 1931 को इरविन से मिलते हैं और कहते हैं अगर वे देश के माहौल को अपने फेवर में देखना चाहते हैं तो भगत सिंह जी को आज़ाद कर देना चाहिए। इस बात को इरविन ने खुद अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिपोर्ट में खुद कहा है। 17 मार्च 1931 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद मैदान में, दिल्ली के आज़ाद मैदान में एक आंदोलन किए भगत सिंह जी के फांसी को रोकने के लिए। 19 मार्च 1931 को फिर गांधी जी इरविन से मिलते हैं और आग्रह करते हैं कि वे उनको छोड़ दें, और इरविन शायद मान भी गया था, लेकिन पर पंजाब के सभी अफसरों ने कहा कि हमारे एक साथी सैंडर्स की हत्या की है भगत सिंह ने, जिससे अगर उनकी फांसी रुकती है
तो वे एक साथ रिजाइन कर देंगे, जिससे इरविन पर दबाव बन गया और वो कुछ नहीं कर सका। अब बात करते हैं कि भगत सिंह जी अपने फांसी के बारे में क्या सोचते थे। 18 मार्च 1931 को इनके वकील प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह से कहा कि एक मर्सी पिटीशन लिख दो, क्योंकि आप अपने बारे में मत सोचो, देश की भावनाओं के बारे में सोचो। भगत सिंह जी पिटीशन लिखते हैं, पर ये मर्सी पिटीशन नहीं था। वे पंजाब गवर्नर को पिटीशन लिखते हैं और कहते हैं, जतिन दास, भगवती चरण बोरा और उनके प्रिय कॉमरेड चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी को देश के नाम न्यौछावर कर दिया और वे शहीद हो गए। अब बारी है उनकी और उनके साथियों की। और वो लिखते हैं कि वे एक राजनीतिक योद्धा हैं और उसके लिए उनको फांसी की सज़ा नहीं बल्कि किसी चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। उनके पिताजी किशन सिंह ट्रिब्यूनल को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वे कहते हैं कि उनका बेटा बेकसूर है, उसने सैंडर्स की हत्या नहीं की है। भगत सिंह को जब पता चला कि उनके पिताजी एक पत्र लिखे हैं तो उन्होंने भी एक पत्र लिखा अपने पिताजी को और उन्होंने कहा, पिताजी मैं आज हार गया। अगर आपके अलावा किसी और ने ये कहा होता तो मैं उसको धोखेबाजी समझता, पर आप मेरे पिताजी हैं इसलिए इसे मैं अपनी कमज़ोरी मानता हूँ। दरअसल भगत सिंह खुद चाहते थे कि उनकी फांसी हो और युवाओं में एक संदेश जाए कि देश के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, तभी आज़ादी मिलेगी। तो ये था पूरा इतिहास। अगर इस इतिहास से आप कुछ सीखना चाहते हो तो ये कि किसी के बारे में भला बुरा कहने से पहले उनके बारे में पढ़ लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, फेसबुक से नहीं, बल्कि किताबों से और अच्छी अच्छी जगहों से जहाँ ऑथेंटिक लिखा हो। और एक बात, अगर आप भगत सिंह जी की इज्जत करते हैं तो आपको गांधी जी की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने जगह पर दोनों लोग महान हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।